नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 5 जून 2022। क्यों है ये दिन खास? क्योंकि आज है विश्व पर्यावरण दिवस। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार पर भी, लेकिन उससे पहले आइए कुछ बातें पर्यावरण पर कर लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? विश्व में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने और पर्यावरण की रक्षा हेतु किए जाने वाले कार्यों का अवलोकन करने हेतु यह दिवस मनाया जाता है, यानी अवेयरनेस एंड एक्शंस। तो आप इसे A2 के नाम से याद रख सकते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज A2। अब हम आते हैं इसके इतिहास पर। 1972 में पहली बार वैश्विक स्तर पर पर्यावरण पर एक सम्मेलन हुआ, स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम में। इस समिट का रिजल्ट हुआ कि UNEP का जन्म हुआ। UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाना। 2022 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि UNEP को बने हुए 50 साल पूरे हो रहे हैं। ये आपका UNEP का साइट है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 का। इस बार इसे 50 सालों बाद फिर से स्वीडन ही होस्ट कर रहा है। इस बार का कैंपेन स्लोगन है ओनली वन अर्थ, और मेन फोकस है लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मोनी विथ नेचर। ये कुछ बातें आप याद रखेंगे। इस पर डेफिनेटली काफ़ी सारे आर्टिकल्स अभी आएंगे और गवर्नमेंट के भी एक्शंस कुछ होंगे जो कि हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। तो आज फ्रंट पेज पर ही फर्स्ट आर्टिकल है, सेंटर येट टू पे एयरलाइंस फॉर ऑपरेशन गंगा इवैक्यूएशन। ये आपका GS पेपर 2 में कवर होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में हालात 24 फरवरी से काफ़ी तंग हैं। 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करना चालू कर दिया था। तो इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th पास करने के बाद हर साल MBBS करने यूक्रेन जाते ही हैं। तो हमारे कई भारतीय स्टूडेंट्स यूक्रेन में थे, लगभग 20,000 के आसपास भारतीय छात्र पूरे यूक्रेन में भरे हुए थे। उन भारतीय छात्रों को सकुशल वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन क्योंकि वार जोन में था, तो जो फ्लाइट्स इन बच्चों को लाने गई थी वो यूक्रेन के आसपास की कंट्रीज़ जैसे रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, यहाँ इन प्लेनों को उतारा गया और बसेस के थ्रू यूक्रेन से स्टूडेंट्स को वहाँ बुलवाकर, वहाँ के एम्बेसीज़ में बुलवाकर वहाँ से इवैक्यूएशन हुआ। एयर इंडिया के बोइंग 787 प्लेन, जिसे हम ड्रीम लाइनर के नाम से जानते हैं, उसे उपयोग में लाया गया था। एयर इंडिया के अलावा और भी प्राइवेट कंपनीज़ की फ़्लाइट्स और इंडियन एयरफोर्स ने भी इवैक्यूएशन में काफ़ी मदद की थी। इस पूरे ऑपरेशन का खर्च भारत सरकार के द्वारा ही उठाना था और अभी तक इन एयरलाइंस को इस राशि का भुगतान नहीं हुआ है। इसी पर यह आर्टिकल है। तो आपको यहाँ से केवल ऑपरेशन गंगा के बारे में याद रखना है। अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताएंगे कि ऑपरेशन राहत और वंदे भारत मिशन किस वर्ष संचालित किया गया था और ये दोनों ऑपरेशन किस प्रकरण से संबंधित हैं, ये भी आप लिखेंगे। तो आते हैं अगले न्यूज़ पर। आशी एंड स्वप्निल स्ट्राइक्स गोल्ड। अजहर भाईजान के बाकू में शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है। यहाँ पर भी भारतीयों ने अपना परचम लहराया है। आशी चौकसी और स्वप्निल कुशल ने 50 मीटर राइफल के मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। ये निश्चित ही हम सभी के लिए प्राउड मोमेंट है। आप देखिए इंडिया के खिलाड़ी कहाँ कहाँ हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। हाउसिंग स्कीम लैग्स इन अर्बन एरियाज़। ये आर्टिकल प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो कि 2016 के नवंबर में NDA गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका टारगेट था कि ग्रामीण इलाके में 2.7 करोड़ घर बनवाना, जिसमें से 1.8 करोड़ घर बनकर तैयार हो चुके हैं। यानी टारगेट का 67.77% कंप्लीट हो चुका है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन क्षेत्र के लिए था, उसे 2015 में इनिशिएट किया गया था और उसका टारगेट था कि 1.2 करोड़ घर बनकर तैयार हो जाएं अर्बन क्षेत्र में, जिसमें से 60 लाख घर बनकर तैयार हो चुके हैं। 6 राज्यों में 70% टारगेट अचीव कर लिया गया है, जिसमें से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल है। इसमें हमारा उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है।
ऑफिशियल्स के द्वारा ये जो डिले हो रहा है, जो टारगेट नहीं अचीव हुए हैं, उसका कारण कोविड बताया जा रहा है और इसको लेके काफ़ी पॉलिटिकल क्लैशेस भी हैं इन स्कीम्स को लेके। बट हमारा मेन फोकस हमेशा स्कीम पर होना चाहिए, उनके पीछे बैकग्राउंड में होने वाली पॉलिटिक्स पर नहीं। तो हमें बस यहाँ पे पीएम आवास योजना, उनका क्या टारगेट था, कहाँ तक वो अचीव हो चुका है और कौन से स्टेट्स इसमें सीट्स पर हैं, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले आर्टिकल पर। ये आपका जीएस पेपर 3 का टॉपिक है। आज इन्वायरमेंट डे भी है, तो इससे बेहतर दिन हो ही नहीं सकता इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए। तो कल के अखबार में एक आर्टिकल था, कीप ESZ ऑफ 1 किलोमीटर अराउंड फॉरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया। अब क्या है ये ESZ, यानी इको सेंसिटिव जोन। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ये निर्देश दिया कि सभी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनके बाहरी बाउंड्री के 1 किलोमीटर बाहर वाले क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन बनाया जाए। इसका पर्पस ये होगा कि एक शॉक ऑब्जर्वर के रूप में काम करेगा। मतलब ये समझ लीजिए कि जो हाई प्रोटेक्टेड जोन है और जो लो प्रोटेक्टेड जोन है, उनके बीच में एक ट्रांजिशन जोन के रूप में काम करेगा। इको सेंसिटिव जोन को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाई करता है। अब इको सेंसिटिव जोन हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 3 के अंदर मेंशन्ड है। तो होता क्या है कि यहाँ पर डूज एंड डोंट्स प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 टर्म आते हैं। एक आपका प्रोहिबिटेड, यानी पूर्णतः प्रतिबंधित, बिल्कुल ही अलाउड नहीं है वहाँ पे कुछ भी। दूसरा होता है रेगुलेटेड, यानी आंशिक रूप से प्रतिबंधित। और तीसरा होता है परमिटेड, यानी जिसमें पूरी अनुमति हो। जैसे खनन, वैसे उद्योग जो पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हों, या फिर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो वो आपका प्रोहिबिटेड में आता है। वैसे ही अगर इलेक्ट्रिक केबल्स जो फॉरेस्ट के अंदर से जा रहे हों, या फिर जो उनका ट्रांसमिशन टावर्स हो, ये सब आपको रेगुलेटेड के क्षेत्र में आता है। मतलब इस पर रेगुलेशंस होंगे बहुत सारे। और जो लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा वहाँ पर कुछ खेतीबाड़ी की जाती है, या फिर कुछ पेड़ उपजाए जाते हैं, या फिर कुछ हॉर्टिकल्चर किया जाता है, तो ये सारे जो होते हैं ये आपके परमिटेड में आते हैं। इस पूरे प्रयास का उद्देश्य बस इतना सा है कि शहरीकरण का कम से कम प्रभाव हो जंगलों पर। तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट से एक पिटीशन डाला गया था जो जंगलों की सुरक्षा के लिए था। उसी पर सुनवाई करते हुए 3 जजों की बेंच ने, जिसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव, BR गवई और अनिरुद्ध बोस थे, उन्होंने ये निर्देश दिया कि आप जो भी नेशनल फॉरेस्ट हैं, जो भी आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और जो भी आपके नेशनल पार्क हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, इन सभी के बाहरी इलाकों में 1 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन का निर्माण करवाएं। एक और बात बहुत अच्छी हुई यहाँ पर कि जस्टिस बोस ने स्टेट गवर्नमेंट को यह सलाह दी है कि राज्य के तत्काल उत्थान के लिए आर्थिक गतिविधियों के सुविधाकर्ता की भूमिका तक ही सीमित नहीं रहें, अपितु राज्य को प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में आम जनता के लाभ के लिए एक ट्रस्टी के रूप में काम करें, ताकि दीर्घकालिक रूप में सतत विकास प्राप्त किया जा सके। जिसे हम कहते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हों, और आज के समय में राज्य की ये भूमिका सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है। तो आज का डिस्कशन आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा हो। बाकी जो प्रश्न मैंने पूछा है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कम से कम आज के दिन अपने आसपास में, अपने घर में दोस्तों को, किन्हीं 5 लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कीजिए। हमने तो अपना काम कर लिया है, अब आपकी बारी है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।